नमस्कार। आप नए नए मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब सीधे हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। टॉपिक हमारा आज का यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए या प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जिन जिन स्रोतों का हम प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इतिहास को समझते हैं, पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, उन सभी स्रोतों का हम अध्ययन करेंगे। मुख्यतः हम देखते हैं कि 3 प्रकार के स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे पुरातात्विक संबंधी जो स्रोत हैं, ठीक है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है और तीसरा विदेशी यात्रियों का वर्णन है। जो उस समय विदेशी यात्री भारत में आए थे, उन्होंने जो अपने आँखों देखा है उसको वो लिपिबद्ध करके लिखे हैं तथा अपने मूल देश ले कर गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं तो पुरातात्विक संबंधी जो स्रोत हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो जो खुदाई से प्राप्त सामग्री है, ठीक है, उसका अध्ययन देखते हैं। तो उसमें देखते हैं कि जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, ऐसे जगहों से जो जो चीज़ें मिली हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। तो तत्काल का जो समाज था, जो उनकी संस्कृति थी, जो उनकी कला था, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखते हैं पुरातात्विक संबंधी स्रोतों में, तो एक अभिलेख आता है। अभिलेख के माध्यम से भी हमें बहुत से राजाओं का या उस समय के समाज का अध्ययन या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे अशोक के अभिलेख हो गया या खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हो गया, ऐसे ही समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हो गया। तो कई अभिलेख हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो उस समय के पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, आर्थिक दशा क्या थी, उनकी सामाजिक दशा क्या थी। उसके बाद स्मारक आ गए। स्मारकों में भी उसके कुछ आलेख मिलते हैं और बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। राजा कौन था, उसका समय क्या था, उसका धर्म क्या था, वो कौन से धर्म को ज़्यादा मानता था, कितना दान देता था, वो किस जगह का, उस सभी चीज़ों का उल्लेख स्मारकों में मिलता है। मुद्राएं हैं। मुद्राओं में भी बहुत से इतिहास के स्रोत हमको मिलते हैं। जैसे आप लोग अभी वर्तमान में मुद्राएं देखेंगे तो पाते हैं जी उसमें सन लिखा रहता है, उस पर किसी राजा का नेता का नाम या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम या किसी जगह का नाम। यानी वैसे ही उस समय के जो सिक्के होते थे उससे ये भी पता चलता था कि कौन सा राजा का द्वारा निकाला गया है, तथा उस पर जो चित्र आकृति होती थी, इससे बारे में पता चलता है कि वो राजा क्या करता था, कैसे सुनता था। जैसे समुद्रगुप्त के एक चित्र में हमें बीना बजाते हुए दिखाई देता है वो। तो ऐसे ही हर हर समय की जो मुद्राएं हैं वो सोने की होती थी, चांदी की होती थी या शीशे की मुद्राएं होती थी। या मुद्राओं में यहाँ कहने का मतलब कौड़ियाँ से भी होता थे। तो इस सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये देखो अभी मैं केवल ये समझा रहा हूँ, आगे करके हम एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे। अब दूसरा साहित्यिक स्रोत है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो धार्मिक साहित्य, दूसरा होता है लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में हम देखते हैं कि धार्मिक साहित्य में क्या है, इसको भी 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। क्योंकि उस समय जो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत का हम उल्लेख करते हैं, तो उस समय इस्लाम धर्म का आगमन नहीं हुआ था भारत में। तो हम मुख्यतः 3 ही धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करते हैं। एक वैदिक साहित्य हो गया, और वैदिक साहित्य के अंदर वेद आते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यानी इन वैदिक साहित्य में उस समय की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी कंडीशन थी, उन सब का उल्लेख हुआ है। इससे पता चलता है हमें जी कि क्या क्या उस समय उस समाज में हुआ था। इसके बाद वैदिक साहित्य में 2 नंबर पे अगर देखोगे तो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, शतपथ ब्राह्मण हो गया। यानी इसमें जैसे शतपथ ब्राह्मण में आप देखोगे तो 24 हल का खेत का उपयोग है, किस खेत में 2-2 फसलें उत्पन्न होती। तो ये सारी चीज़ें आपको उन सब चीज़ों में मिलता है। फिर आरण्यक हो गया, आरण्यक में भी बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। फिर उपनिषद हो गए। तो उपनिषदों में क्या हुआ है, उपनिषदों में
जो वैदिक साहित्य है उसकी व्याख्या की गई है। सही और गलत का इसमें बताया गया है जो कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं तो सूत्र साहित्य आता है। सूत्र साहित्य में आपके जीवन के जितने भी चीज़ हैं, जो गृह से संबंधित हो, कल्प से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर आता है वेदांग, यानी वेदांग का उसलिए किया गया कि कॉम्प्लेक्स इतना ना बढ़ गया था साहित्यों में, तो उन साहित्यों को शुद्ध रूप से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। उसके बाद देखोगे तो धार्मिक साहित्यों में तो इसको कह ही सकते हैं रामायण और महाभारत, क्योंकि दोनों महाकाव्य जो हैं ये भी क्या करते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में हमें बहुत सी जानकारियाँ देते हैं। ठीक है। उसके बाद बौद्ध साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य में क्या, जातक कथाएं आती हैं। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के जितने बुद्ध हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। दूसरा आता है त्रिपिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय विनय पिटक। इसका यहाँ कर्म गलत दिया है, अगर देखोगे तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ही मुख्यतः है। जिसमें क्या होता है, सूत पिटक में क्या होता है ये कि गौतम बुद्ध ने क्या क्या बातें कही हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसका उसमें वर्णन है। तथा विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के बारे में जानकारी दी गई है, तथा रूल ऑफ लॉ इसे कहा जाता है बुद्धिस्ट धर्म का, ये कैसे भिक्षुओं को रहना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, सब चीज़ों का उसमें वर्णन है। उसके बाद मिलिंद प्रश्न आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि मिलिंद है, नागसेन और मिलिंद के बीच में चर्चा होती है, जिसमें कई बातों का उल्लेख होता है। जो तत्कालिक देखोगे तो साकल एक जगह है, वहीं पे ये होती है चर्चा, जिसमें पता चलता है उसके समाज और संस्कृति के बारे में। वैसे ही जैन साहित्य में हम देखते हैं, तो जैन साहित्य में आगम साहित्य इनमें होता है, जिसको उसको देखोगे तो उसमें उस समय की जो भी समाज में जो भी चीज़ें वर्णन है उन सब का इसमें वर्णन दिया गया है। जैसे भद्रबाहु चरित्र है, इसमें बताया गया है कि भद्रबाहु जो थे उसी के समय भारत में एक अकाल भी पड़ा था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलता है। परिशिष्ट पर्वन एक ग्रंथ है, जिसमें हर एक धर्मों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, बताया गया है जो कौन कौन से उस समय तत्कालीन धर्म थे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, ये जानकारी हमें उपलब्ध कराती हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। अब वैसे ही लौकिक साहित्य में क्या होता है, साहित्यिक ग्रंथ होते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं और जीवन चरित्र होते हैं। इन सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है। ठीक है। वैसे ही देखोगे कि विदेशी यात्रियों ने क्या, कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो ईरानी यात्री आए थे, यूनानी यात्री यहाँ आए थे, चीनी यात्री आए थे। तो मुख्यतः ज़्यादातर लोग चीनी यात्रियों को ही फोकस करते हैं, क्योंकि फाहियान हो गया, हैंसुएंग हो गया, इत्सिंग हो गया। ठीक है। तो ये सब लोग आए हैं, तो इन्होंने अपने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ की समाज की जितनी भी परिस्थितियाँ इन सब के बारे में बताया है। वैसे ही मुस्लिम यात्री, जो अरब के यात्री है, मुसलमान यात्री यहाँ लिखा गया है, लेकिन अरब की यात्री आप कह सकते हैं। मैंने समझने के लिए मुसलमान यात्री का प्रयोग किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें अलबरूनी जो हैं, सुलेमान जो हैं, ये सब लोग भी यहाँ आके यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। तो अभी तत्काल इतना ही, कि आगे जाके इसको मैं अगले वीडियो में आपको पूरे अच्छे से एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।